जिसको नार्सिस्टिक अब्यूज होता है, बाल गिरना स्टार्ट हो सकते हैं, चेहरे पे रिंकल्स वगैरह पड़ सकते हैं, बीमार रहना शुरू कर सकते हैं, आपको के मसले शुरू हो सकते हैं। अगर कोई इंसान नार्सिसिस्ट है तो उसका खुद का मेंटल पीस खराब होता है कि वो पूरे घर का मेंटल पीस खराब करता है। नार्सिस्टिक जो पर्सन होता है आपको इमोशनली डैमेज करता है, मेंटली डैमेज करता है, आपको स्पिरिचुअली जो है वो भी डैमेज करता है। कोई माँ भी नहीं चाहेगी अपने बच्चे को ये टैग देना, हालांकि उसे बेशक नजर भी आ रहा हो कि मेरा बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादतियां करता है। इनको सर पे ना चढ़ाएं, ये मेरा चांद सा बेटा, मेरा लाडला बेटा, इनको ना ऐसा करें। जब आप अपने बच्चों को गलत चीज पे नहीं डांटेंगे, उनको तनकीद और तंबीह नहीं करेंगे, तो वो ना सिर्फ के किसी के बच्चे के लिए नुकसानदा होगा बल्कि अपने लिए भी नुकसानदा होगा। बदतमीज कहा जाएगा ना, तो आप उसके साथ कैसे हमदर्दी कर सकते हैं। जो शख्स नार्सिसिस्ट होता है ना, खुद पसंद होता है, वो खोखला होता है, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, कैसे ये डिसऑर्डर जो है आपका मेंटल पीस ख़त्म कर देता है। इस डिसऑर्डर की वजह से सिर्फ आपका मेंटल पीस ही नहीं ख़राब होता बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी शख्स को शामिल करते हैं तो हमें ये 5 बातें उस शख्स में लाजमी देख लेनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में वो सारी आपको टिप्स और वो सारी सिम्टम्स बताई जाएंगी जिसकी वजह से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स आपको ज़हनी मरीज़ तो नहीं बना रहा। डॉक्टर अली अजमल, हम बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्कस करते हैं और उन चीज़ों को सामने लेकर आते हैं जिससे हमारा मेंटल पीस ख़राब होता है। हम अक्सर फिल्म्स में, ड्रामाज में और ऐसी जगहों पे हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक वर्ड सुनते हैं, नार्सिसिस्ट। अब ये नार्सिसिस्ट कौन सा डिसऑर्डर है और ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है, इससे हमारा मेंटल पीस किस तरह ख़राब होता है या हमारा होता है। मतलब अगर कोई इंसान नार्सिसिस्ट है तो उसका खुद का मेंटल पीस ख़राब होता है कि वो पूरे घर का मेंटल पीस ख़राब करता है। आज बिल्कुल आजकल नार्सिसिस्ट की टर्म काफ़ी कॉमन है, हमें अक्सर जगह जगह पे सोशल मीडिया पे ये टर्म्स जो हम सुनते हैं। असल में होता है ऐसा है जी कि नार्सिस्टिक जो है, इसको हम नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पूरा जो इसका नाम है, जिसको नार्सिस बोलते हैं, उसमें नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मर्ज़ है। ये इतना आम नहीं पाया जाता। आजकल तो हर दूसरा शख्स पोर्ट्रे कर देता है। अगर कोई किसी के साथ किसी के थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, जी ये नार्सिस्ट है जी, जल्दी जल्दी उसको हम पोर्ट्रे कर देते हैं। लेकिन नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में से एक मर्ज़ है और ये बाकायदा तौर पे ये लोग बीमार होते हैं। जैसे कि ज़हनी व नफ्सियाती अमराज का डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, इसका तो हमने नाम सुना होता है, उर्फ़ आम में आजकल ज़ुबान ज़दे आम चीज़ है। लेकिन जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज में आता है और ये एक मर्ज़ है। अब इसमें 2 तरह से इस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें सारे जो लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये होता क्या है असल में मामला। देखिए, जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि ये एक मर्ज़ है, ये लोग बीमार होते हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं होते जिनको ये मर्ज़ होता है। अब इनमें होता क्या है? कोई भी शख्स जिसको ये मर्ज़ है, वो अपने आप को बहुत अहम समझता है, अपने आप को बहुत कोई बड़ी हस्ती समझता है। अच्छा, उसको तारीफ़ सुनने की आदत होती है। अगर कोई शख्स उसकी तारीफ़ ना करे तो वो खुद की तारीफ़ करता रहता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो ऐसे बड़ी-बड़ी छोड़ते रहते हैं, फिर मैंने ऐसे कर दिया, मैं ये, मैं वो। तो ये कुछ अलामात हैं कि ऐसे लोग अपने आप को बहुत अहम समझते हैं, जितने कि वो होते नहीं हैं। अपनी ज़्यादा तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, खुद की बाज़ औक़ात तारीफ़ खुद ही करते हैं। अच्छा, अब हम देखा जाए तो ये अक्सर लोग पूछते हैं जी कि ये तो फिर बड़े अच्छे लोग हैं, अगर क्या है, सिर्फ अपने आप को कुछ बहुत बड़ा ही समझते हैं और अपनी तारीफ़ ही सुनना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अपने लिए भी मसले पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज़ कर दें, थोड़ा सा भी इन पे क्रिटिसिज्म कर दें, तो ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं अगर इन पे कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर क्या है जी कि इनमें लोगों के लिए एम्पैथी नहीं होती, ये लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ये समझते हैं कि इनका हक है कि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए। ये समझते हैं कि हम बड़े स्पेशल लोग हैं और लोग भी हमें उसी तरह से ट्रीट करें। और फिर ये साथ ही साथ ये समझते हैं जी कि लोग कुछ ख़ास नहीं हैं। अपनी इनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं होती, फ़र्ज़ करें अगर छोटी सी भी अचीवमेंट है, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे। अपना अगर इनकी कोई थोड़ी सी भी इनमें खूबी है तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, जो सामने वाले की अचीवमेंट है उसको कुछ समझते नहीं है, सामने वाले की खूबी जो है उसको कुछ समझते नहीं है। अब आप देखें कि जिस शख्स में ये बातें होंगी
उसके मामलात तो ज़िंदगी के ठीक नहीं रहेंगे, वो तो रिलेशनशिप उसके ख़राब होंगे। उसके बाद फिर उसकी जो जॉब है, अगर कहीं जॉब वगैरह करता है तो ज़ाहिर बात है वो भी मामलात उसके ख़राब होंगे। गर्ज़ के जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको होता है, वो अपने लिए भी मसला पैदा करता है और लोगों के लिए भी मसला पैदा करता है। यानी कि लोग तो उसको नहीं पसंद करेंगे ना, जो शख्स हर वक्त ही अपनी तारीफ़ ही करता रहेगा या अपने आप को अहम ही समझता रहेगा और दूसरों को कुछ समझेगा नहीं, तो ये कॉमन सेंस की बात है, लोग उसको अच्छा नहीं समझेंगे। अच्छा, ये तो हो गया मर्ज़। लेकिन जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो जगह जगह पे हमें पाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर ये टर्म्स हमें सुनाई देती हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग ये बीमार नहीं हैं, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मर्ज में मुब्तला नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी सी टेंडेंसीज हैं। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, बगैर वजह का समझते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं, और उसके अलावा अपनी तारीफ कोई आप इनसे बात कर लें, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर लें तो आप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये इस तरह के लोग हमने अक्सर माशरे में देखे हैं। ये लोग बीमार नहीं हैं, इनको मर्ज नहीं है, लेकिन इनमें जो टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक आ गई हैं, यानी कि खुद पसंदी, अपने आप को इतना खुद पसंद करना शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से हमें बिहेवियर इनका जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है जी, कि ये हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये लोग किसी खुद पसंदी में मुब्तला है। अच्छा, इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। आम तौर पे जगह जगह पे हमें खुद पसंदी जो है आजकल माशरे में मिलती है। अब देखें कि अक्सर जो औरतें हैं, जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, जो माएँ हैं, उनको अपने लड़कों के लिए रिश्ते पसंद नहीं आते। और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये खुद पसंदी है। ये उन औरतों की खुद पसंदी है जिनको अपने लंडे के लड़कों के लिए इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ पसंद नहीं आती। लोगों के घरों में जाती हैं, खाना खाती हैं और छोटी-छोटी बातों पे लोगों की बच्चियों को रिजेक्ट करती हैं। और किनके लिए? अपने लंडे के लड़कों के लिए। अब आप देखें कि लड़के इनके कुछ ख़ास नहीं हैं, लेकिन खुद पसंदी है कि जी मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो वो है, इसके लिए तो जी ये मैं जी ऐसी लड़की होनी चाहिए, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ इनके नाक के नीचे नहीं आती। अब देखें, ये खुद पसंदी है, माशरे में आम तौर पे पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हस्बैंड में देखें, ज़्यादातर मेल जो है इसमें खुद पसंदी पाई जाती है। जी वाइफ को, और चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मुझे सारा कुछ पता है। अच्छा, मेरे आगे बोलती हो, चुप करो, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है। इस तरह की हमें बातें आम तौर पे मिलती हैं। अच्छा, आगे से वाइफ कुछ कह दे तो आप देखें कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हस्बैंड उसकी पिटाई-विटाई भी कर देते हैं। फिर पूछा जाए, हाँ भी ये ऐसा क्यों किया? जी मेरा जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जी, इसलिए इसने मुझे ये कह दिया। अच्छा, वही बात अगर बाहर आपको कोई पुलिस वाला कहे या पहलवान कहे, वहां पे आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। बीवी के सामने हम बड़े नार्सिसिस्ट बने होते हैं, और मैं ये मैं वो। अब आप देखें, ये एक आम बिहेवियर है। अच्छा, उसके अलावा आजकल के जो हमारे मामलात हैं, बच्चे बच्चियों के जो यंग बच्चे हैं, उनमें भी आप देखें कि एक बड़ा खुद पसंदी पाई जाती है इन चीज़ों में कि जी उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, वो जी अपने आप को कोई बहुत कुछ समझता है, ज़्यादातर समझता ही है, कुछ समझती भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर मामलात में समझता है। अच्छा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो खुद को पसंद कर सके, लेकिन क्यों कि वो बस एक मामलात उनके बन जाते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं। अब जो मैं तो बहुत कुछ हूँ, अच्छा मुझे तो जी फलां मिलता था, मुझे तो फलां मिलती थी। अब ये बिहेवियर जो है हमने देखा होता है, वो आमतौर पे ज़्यादातर क्या करती हैं लड़कियां बेचारियां, वो मिन्नतें और तरले, अच्छा ठीक है, ऐसे मामलात। लेकिन वो अपने आप को कोई बहुत ही कुछ समझ के बैठा होता है। तो अब देखें, ये ऐसे माशरे के कुछ हमें आम तौर पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जगह जगह पे हमें खुद पसंद लोग पाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये भी खुद पसंदी की ही एक मैं बात आपको बताने लगा हूँ। अक्सर जगह-जगह पे ये जो दीवारों पे लिखा होता है, वो कमज़ोरी का इलाज, कभी वो पम्फलेट वगैरह में ऐसा, और इतनी ज़्यादा इस चीज़ के इश्तिहारात होते हैं कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क के मर्दों का सबसे बड़ा मसला ही कमज़ोरी का है। अच्छा, उसमें ये फिर खुद पसंदी कैसे है? मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं कि जी 10 लोगों जितनी हम में ताकत आ जाए, 100 लोगों जितनी हम में ताकत आ जाए। ये इस चीज़ की ख्वाहिश करना भी एक खुद पसंदी है। बाय द वे, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी दवाइयाँ वगैरह आप लोगों को नहीं खानी चाहिए। इससे आप में कोई 10 या 100 लोगों जितनी ताकत नहीं आती। इससे बहरहाल आपके दिल और गुर्दे ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन ये भी एक खुद पसंदी की ही एक निशानी है। एक खुद पसंद लोग ऐसा करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, कोई माँ भी नहीं चाहेगी अपने बच्चे को ये टैग देना, हालांकि उसे बेशक नज़र भी आ रहा हो कि मेरा बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करता है,
ठीक है, हम इसको बीमारी क्यों नहीं तसव्वुर करते, हम आज तक इसको क्यों नहीं समझ पाते कि ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं या ये जो हमारा मेंटल कैपेसिटी है वो एक लिमिट से ज़्यादा जाके कुछ चीज़ें ख़राब कर रही है, तो वो एक मर्ज़ है, वो बीमारी है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और अपने साथ शामिल होने वाले रिश्तों को भी अजियत दे रहे हैं, मेंटल पीस उनका भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेंटल पीस जब डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी भी इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हम इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हैं। देखें, ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक हद तक लोगों को नॉलेज की कमी है ना इस मामले में। इस पे लोग बात नहीं करते, अगर कुछ बात करते भी हैं तो वो कुछ ऐसे हैं कि जिनको बस खुद इतना चीज़ों का नहीं पता, वैसे ही डॉक्टर हैं वो बताते हैं, जिसकी वजह से कुछ माशरे में गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। देखिए, बात ये होती है कि ये जो बिहेवियर है, जो नार्सिसिस्ट का खुद पसंदी का एक बिहेवियर है, इसको हमने सबसे पहले ये समझना है कि ये गलत है। माशरे में नहीं ना समझते, माशरे में होता क्या है, जो शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अच्छा उसको दूसरे भी कुछ समझना शुरू कर देते हैं कि जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि जो शख्स ऐसी बातें नहीं करता, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, माशरे के लोगों का भी तो ये अलमिया ना, उसको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये तो कुछ नहीं है। अब देखें, ये माशरे में जगह जगह पे चीज़ें पाई जाती हैं कि जो हमारा एहसास करता है, जो नेचर वाइज अच्छा बंदा है, ज़्यादातर लोगों ये तो कुछ भी नहीं है, और ये तो हमारे ऊपर फिदा हुआ है, ये तो हमसे ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो शख्स बड़ी बड़ी बातें करता है, बगैर वजह की शेखियाँ बिकारता है कि मतलब कुछ भी नहीं है, और मैं ये मैं वो, मैं तो किसी को कुछ समझता नहीं। हम माशरे में क्या समझते हो बड़ी अना वाला बंदा है, इतनी अना वाला बंदा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, ये माशरे को समझना है, जो आपने क्वेश्चन किया कि हम इसको गलत क्यों नहीं समझते, ये माशरे ने समझना है। और ये मैं आपको एक डॉक्टर की कैपेसिटी में बता रहा हूँ, जो शख्स अपने आप को आपके सामने ये कहता है ना कि मैं कोई बहुत कुछ हूँ, ऐसे ही अपनी तारीफें, बात होती नहीं है, बात को उस तरफ मोड़ लेता है कि जिसमें जो उसकी तारीफ हो रही हो, या वो अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्ट्रे करे, ऐसे लोगों से इंप्रेस हमने नहीं होना। ये लोग जो हैं ये खोखले होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब उसमें यह है कि लेकिन जो शख्स आपसे अच्छी तरह से डील कर रहा है, अच्छी तरह से उसका बिहेवियर है, वो शख्स कमतर नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो पर्सनैलिटी उसकी बड़ी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी है। अब जब हम इस चीज़ को क्यों नहीं बुरा समझते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, वो बड़ा कोई जी अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। आप देखें कि जो शख्स लड़का नार्सिसिस्ट है, वो तो अपनी पूरी फैमिली के लिए वो बाले जान है। किसी की बेटी आप लेके आते हैं अपने घर में, तो आप देखें कि आप फिर आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों इतने घर क्यों टूट रहे हैं, ये बहरहाल एक बिहेवियर का मसला है ना। और जो मेंटल हेल्थ है, उसमें आमतौर पे जिस्म में कहीं दर्दें वगैरह नहीं होती, उसमें बिहेवियर ही हमारा ख़राब होता है। जितनी भी ज़हनी व नफ्सियाती बीमारी है ना, उसमें इंसान का बिहेवियर ख़राब होता है, इंसान की सोच ख़राब होती है, जिसकी वजह से अपने लिए भी मसला करता है, दूसरों के लिए भी मसला करता है। अब आप देखें कि ये बिहेवियर का मसला है, किसी की बेटी आप घर पर लेके आ रहे हैं ना, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं ना, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस जी हमारा बेटा जी। अच्छा, एक ये भी बात है, वो हमें तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मिलते थे, ये भी एक गलत बात है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर अच्छे रिश्ते मिल रहे होते तो मिल जाते होते। ये सिर्फ नार्सिसिस्ट खुद पसंद लोगों का दूसरे को डाउन करने का एक तरीका होता है। अब उसमें क्या होता है, फिर रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। फिर आप देखें कि जब नार्सिसिस्ट की वजह से घर में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, बच्चों पे बड़ा बुरा उसका इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ समझने की है कि हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है कि कोई भी शख्स जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहा है, वो गलत है, वो रॉन्ग नंबर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात क्यों नहीं है, ये भी माशरे की मिसकंसेप्शन में दूर करता चलूं। जो शख्स नार्सिसिस्ट होता है ना, खुद पसंद होता है, वो खोखला होता है, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट प्रोबेबली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी का वो शिकार होता है, या उसकी ज़िंदगी में उसको कुछ ऐसे मसले हुए होते हैं जिसकी वजह से वो खुद को अच्छा नहीं समझता, यानी कि उसकी अपनी जो इमेज होती है वो अपने बारे में अच्छी नहीं होती, एहसास से कमतरी का शिकार होता है, उसकी कोई ख़ास अचीवमेंट्स वगैरह नहीं होती। उस चीज़ को छुपाने के लिए वो ऊपर ऊपर से बड़ी शेखियाँ बिगाड़ रहा होता है, जिसको हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी कोई तोप है, जिसको उर्फ़ आम में कह लें। इस वजह से माशरा इस चीज़ को गलत समझता है, इनके झांसे में आ जाता है, और फिर
उससे जैसे आपने बात की कि मुख्तलिफ किस्म के जो हैं हमें मसले वगैरह शुरू होते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। दूसरा ना, आजकल कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होते हैं। वो ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कहते, कोई अपनी शेखियाँ नहीं बिगाड़ते, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है। मिसाल के तौर पे क्या करते हैं, खुद जब वो किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं तब उनको कुछ नहीं याद होता, जैसे ही आपने उन पे क्रिटिसिज्म किया या जैसे ही किसी ने उनके साथ कुछ जवाब दिया, मजलूम बन जाते हैं। ओ, मेरे साथ तो हमेशा ही बहुत बुरा होता है, पता नहीं लोग जिसके साथ मैं अच्छा करता हूँ या करती हूँ वही लोग मुझे इस तरह से डाउन करते हैं, पता नहीं लोग क्यों मेरे खिलाफ हैं। अच्छा, अब देखिए, ये भी एक खुद पसंदी की अलामत है, ये भी लोग नार्सिसिस्ट ही होते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा औरतों में पाई जाती हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि दूसरा जो नार्सिसिस्ट है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट, वो मर्द ज़्यादा होते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो हैं ये औरतें ज़्यादा होती हैं। इनमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, मजलूम औरत, अक्सर हमें ऐसे करैक्टर मिलते हैं ना मजलूम औरत के। अच्छा, वो मजलूम औरत के, मैं बिल्कुल मजलूम औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, जेन्युइनली ज़्यादातर औरतें मजलूम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी औरतें होती हैं वो बिल्कुल मजलूम नहीं होती। वो मजलूमियत का जामा उन्होंने पहना होता है, खुद सारा कुछ करती हैं, फ्रॉड करती हैं, ये जो भी उल्टे काम है करती हैं। इवन के अगर हस्बैंड वाइफ के रोल में हो तो लोगों के जाके घर खराब कर देती हैं, लोगों के बच्चे खराब कर देती हैं। लेकिन जैसे ही उनको काउंटर किया जाता है कि आपने ये किया, साथ ही मजलूम हो, मेरे साथ तो ऐसे बुरा होता है, रोना शुरू कर देंगी, जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगी, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देंगी। अच्छा, ये भी खुद पसंदी की अलामत है। कैसे खुद पसंदी है? जब मैंने किया तब मुझे याद नहीं आई ये चीज़ें, जैसे ही आपने मेरे ऊपर अटैक किया या जैसे ही आपने मुझे कहा कि जी आपने गलत किया, मैं फटाफट मजलूम बन गया, रोना धोना शुरू कर दिया। ये भी खुद पसंदी की ही जो है अलामत होती है, और ये ऐसे लोग भी नार्सिसिस्ट होते हैं। अब नार्सिसिस्ट जो है, कुछ लोगों को ये हमने समझना है कि जो शख्स नार्सिसिस्ट है वो बेचारा है, आपको उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। वो कैसे कैसे करेंगे? एक तो नार्सिसिस्ट बंदा बदतमीजी की पीक पे जाए, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उसके साथ हमदर्दी करेगा? बिल्कुल, उसको तो बदतमीज कहा जाएगा ना, क्योंकि वो बदतमीजियां ही कर रहा है काफी टाइम से, तो आप उसके साथ कैसे हमदर्दी कर सकते हैं? चीज़ ये है कि दोनों तरह से डील करना। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा रेलिवेंट, कि जब कोई शख्स आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो हम कैसे उसके साथ नरमी करें। इसको दो तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। इसमें नार्सिसिस्ट का इलाज भी साथ ही डिस्कस हो जाएगा। देखिए, बात ये है कि नार्सिसिस्ट को कैसे ठीक किया जाए, चलें ये कह लें नार्सिसिस्ट को कैसे सीधा किया जाए। जब कोई आपको इस तरह से कुछ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमने उसको नो कहना है कि जी ये बिहेवियर है, आप जो कोई भी हैं, जो भी होंगे, लेकिन ये बिहेवियर जो आपका है ये काबिल कबूल नहीं है। अगर बाय द वे आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप में आने वाले टाइम पे नुकसान उठाएंगे। इसी वजह से स्टार्ट में ही एक तरह की शट अप कॉल देनी है कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जी, आप अपने बारे में जो कुछ भी समझते हैं या समझती हैं, मैं नहीं ऐसे समझता। आपको बहरहाल इंसानों की तरह मेरे साथ बिहेव करना ही पड़ेगा अगर आपने मेरे साथ चलना है। तो ये मैं सारे हस्बैंड वाइफ को मशवरा दे रहा हूँ, और जो भी लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं या जॉब में हैं, काम की जगह पे, ये सबसे पहले आपने एक ये काम करना है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को हमने इनकरेज नहीं करना, प्रमोट नहीं करना। वो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले ये चीज़ समझें, हमदर्दी वाली बात, कि जो नार्सिसिस्ट है इसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय बातों के। ये कुछ भी नहीं है अंदर से, ये सिर्फ अपनी एहसास से कमतरी को छुपा रहा है, और जो एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो जहर है अपना वो आपके ऊपर इंजेक्ट कर रहा है। जब हमने ये समझ लिया, हमें पता चल जाएगा कि ये बिहेवियर के पीछे कुछ नहीं है, इनको हमने स्नब करना है, शटअप कॉल देनी है, जो शख्स भी ऐसा बिहेवियर करता है। अच्छा, अब हमदर्दी की कहाँ पे बात आ गई? जिन लोगों में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो खुद पसंदी का शिकार हैं और इस हद तक कि वो लोग बीमार हैं, अब हमने उनसे हमदर्दी इस तरह से करनी है कि देखिए ना, एक तो वो तो बेचारा बीमार है, अब उसके साथ अगर आप जितना भी गुस्सा कर लेंगे वो नहीं सुधरेगा, वो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो बीमार है। अब उसको हमदर्दी से हमने किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसके जो रिश्तेदार हैं उसको सुजेस्ट करना चाहिए कि ये जो शख्स है ये खुद पसंदी का शिकार है, ये अपने लिए भी नुकसानदा है और आपके लिए भी और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी। इसलिए इससे हमदर्दी का इजहार करके उससे ज़ाहिर बात है नफ़रत नहीं हमें करनी चाहिए, बल्कि उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको बात बताऊं, जो खुद पसंद लोग होते हैं ना, ये देखा ये गया है कि उनकी सेहत भी ख़राब होती है, जहनी सेहत तो ऑलरेडी ख़राब ही ख़राब है, लेकिन जो खुद पसंद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं
उनकी जिस्मानी सेहत भी ख़राब होती है, बीमारियां उनको लग जाती हैं और उनकी उम्र भी थोड़ी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब अपना ख्याल नहीं रखेंगे, लोगों से उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, हर एक से झगड़ा, हर एक से उनके मसले, तो ज़ाहिर बात है फिर सेहत पे तो उसका इफ़ेक्ट आता है ना। तो उनकी उम्र थोड़ी होती है जितने भी खुद पसंदी का शिकार लोग होते हैं जो बीमार हैं। अच्छा, जिनमें थोड़ी खुद पसंदी होती है उनका क्या होता है, वो भी उनकी ज़िंदगी भी नॉर्मल लोगों से अज़ियतनाक यानी कि बुरी गुजरती है। वो कैसे? खुद पसंद है, रिलेशनशिप तो ख़राब हो जाएंगे। अगर एक औरत खुद पसंद है तो ज़ाहिर बात है क्या होगा, रिलेशनशिप नहीं ठीक होगा, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, अल्टीमेटली फिर डाइवोर्स वगैरह हो जाता है। अगर मर्द खुद पसंद है तो जारी बात है वो बीवी के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं होंगे। अब देखें कि सेपरेशन हो जाना, अलहदगी हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो जो खुद पसंद लोग होते हैं उनमें डाइवोर्स और खुला वगैरह का जो रेट है, रेशो है, वो ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद फिर ये है कि ऑफिस में अगर काम करते हैं तो उनके लोगों के साथ उनके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। अब आप देखें यहाँ पे भी खुद पसंद जो शख्स है वो अपनी खुद पसंदी में खुद ही सफ़र कर रहा है। उसके बाद आप देखें कि जब भी वो लोगों से डील करते हैं अपने क्लोज फैमिली मेम्बर के अलावा या अपने कुलीग्स के अलावा दूसरे लोगों से भी, तो लोग उनको कोई अच्छा नहीं समझते, मुख्तलिफ नाम देते हैं अक्सर। वो देखो जी फड़िया आ गया है, फड़बाज आ गया है, ये आमतौर पे हमने ऐसे अल्फाज जो हैं वो सुने होते हैं। और देखो जी चलो जी शुरू हो जाओ जी, इसने जी अपनी तारीफ़ें करते जाना है। अब वो जिस महफिल में होता है लोग वक्ती तौर पर उसकी बातें सुनते तो हैं लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते हैं कि चलो जी इसने तो अब शुरू हो जाना है। अच्छा, अब देखें कि ये जो बिहेवियर है, अब देखें कि नार्सिसिस्ट के लिए खुद कितना नुकसानदेह होता है। अब एक नॉर्मल इंसान जो कि खुद पसंदी का शिकार नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ भी अच्छे ज़िंदगी गुजार जाते हैं, कुलीग्स भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पे भी उनके मामलात अच्छे होते हैं और बाहर दुनिया में भी वो मामलात ठीक होते हैं। अब आप देखें कि खुद पसंद को एक नॉर्मल इंसान को अगर आप कंपेयर करें तो खुद पसंद शख्स तो आपको बेचारा ही लगेगा ना, कि सारा कुछ उसने अपना ख़राब कर लिया। देखिए एक ऐसा शख्स है, उसने अपना घर भी ख़राब कर लिया, उसने जी अपना करियर भी ख़राब कर लिया, सोसाइटी में उसकी कोई ख़ास इज़्ज़त भी नहीं करता, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? बेचारा ही कहेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो खुद पसंद इंसान है ये तो बेचारे हैं, इनको तो हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है। लेकिन हमदर्दी की ज़रूरत इस तरह से नहीं है, जब बाज़ औक़ात हमदर्दी भी बिगाड़ती है लोगों को। जब भी कोई शख्स आपके साथ खुद पसंदी का इजहार करे, कभी चलें इजाज़त है किसी को थोड़ा बहुत कहने की, लेकिन हमने उसको नो कहना है। जो शख्स कहे मैं इंपॉर्टेंट हूं उसको आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझना। जो शख्स कहे मेरी तारीफ ही करो उसकी आपने तारीफ नहीं करनी। जो शख्स आपको मैनिपुलेट करे वो अच्छा शख्स नहीं है, उसको हमने अपने आप को मैनिपुलेट करने नहीं देना। जो शख्स आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे राइट्स ही राइट्स हैं, आपके कोई राइट्स नहीं है, जो शख्स ये आपसे एक्सपेक्ट करे कि मैं बड़ी ख़ास चीज़ हूँ, मैं बड़ा प्रिविलेज हूँ, मेरे साथ इस तरह से बिहेव करो, आपने नहीं करना। जो शख्स आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आपने उस शख्स को इस चीज़ पे नहीं सराहना। अपने राइट्स जो हैं वो आपने बहरहाल इन्फोर्स करने ही करने हैं, नहीं करेंगे नुकसान उठाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के मामला जो हैं ये हमारे नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं, कितने टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, ये वाली सिम्टम्स होंगी कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा जो है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी डैमेज करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ भी डैमेज करेगा और हमारे अंदर बाद में प्रॉब्लम्स छोड़ के खुद जो है ना हमें टॉर्चर देगा? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं मेजर कि आपको पता चल जाए कि यार नहीं, इस पे तो बहुत बड़ा क्रॉस है, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है? दरअसल ना जो रिलेशनशिप के मामलात है ना, वो रिलेशनशिप में जाने से पहले ही आपको पता चल जाता है, लेकिन हम लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं अपनी कुछ मामलात की वजह से। वो है ना कि मैंने तन्हाइयों से घबरा के एक बेवफा को हम सफ़र कर लिया। तो कुछ बाज़ औक़ात हमारे अपने ज़हनी मामलात भी होते हैं कि हमें कुछ वैलिडेशन लोगों से चाहिए होती है, हम कुछ तन्हाई महसूस कर रहे होते हैं, हम कुछ जज्बाती तौर पे इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, या हमें कुछ पास के ट्रॉमाज होते हैं, या हमारी कुछ सेल्फ़ एस्टीम थोड़ी सी कम होती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी वगैरह की कमी होती है, या हमें कुछ माजी में कुछ ऐसे अच्छे तजर्बात नहीं हुए होते। इन वजूहात की बिना पर हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं जो कि बिल्कुल हमें नज़र आते हैं। और बाय द वे हमें रेड फ्लैग इतने क्लियर नज़र आते हैं जितना मुझे आपका रेड कलर का सूट नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर इसमें, या हमारे ऑडियंस को नज़र आ रहा है, कोई नहीं कह सकता कि जी रेड नहीं है ये। हमें रिलेशनशिप में जाने से पहले इतने ही क्लियरली रेड साइन जो है, रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, वो हम जो मैंने आपको वजूहात बताई उस बिना पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, जब आपको नज़र आ जाए तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना,
एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा फिर ये चीज़ होगी कि आप ना थोड़ी-सी लोग अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप में हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर तो होते नहीं हैं। अब ऐसा तो नहीं ना ज़्यादातर मामलात में होता कि आप 50 साल के होके रिलेशनशिप में जाएँ। एक एज होती है टीनेज से, या टीनेज से कुछ देर बाद की एज होती है, तो उस एज में हम इतने मैच्योर नहीं होते। अब मैच्योर कैसे हुआ जाए और कैसे जो फ्लैग्स हैं इनको इग्नोर ना किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो शख्स अपने बारे में अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना, वो कभी भी अच्छा पार्टनर नहीं हो सकता। आप लाख कहेंगे कि मैं इसको जी चेंज कर लूँगा, ख़ास तौर पे लड़कियाँ ऐसे कहती हैं, मैं इनको चेंज कर लूँगी, मैं केयर से चेंज कर लूँगी। ये मैं आपको बहैसियत एक डॉक्टर बता रहा हूँ, चेंज नहीं होते। जो नार्सिसिस्ट होते हैं उसको कोई पार्टनर चेंज नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर ही चेंज कर सकता है, अगर उसका इलाज वो करवाना चाहे तो। चेंज नहीं आप कर सकते। आप उसका बिहेवियर देखें कि जो खुद को बहुत कुछ समझ रहा है और किसी की परवाह ही नहीं कर रहा लोगों के बारे में। जब लोग नहीं होते तो कुछ ऐसी बातें करता है, ओ ये क्या है, वो क्या है, लोगों की बुराइयां करता है और अपनी तारीफ करता है। ऐसा शख्स जो है ये बड़ा रेड फ्लैग है, ये कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि जिनको आदत होती है ना कि अपने आप को कुछ समझने की, वो कभी नहीं सुधरते। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी तारीफ की जाए तो बहुत खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए, और अगर उनसे कोई थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर ले उन पे तो वो बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है। जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें तो मैं सबको ये मशवरा देना चाहता हूं कि फौरी भागें वहां से। आपके लिए ये ज़हनी सेहत के लिए बहुत ये टॉर्चर आप चीज़ है, ये जो आपके साथ होगी अगर आप उस रिलेशनशिप में चले जाएंगे। क्योंकि इशू ये होता है ना कि हम स्टार्ट में रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, फिर जब हम चले जाते हैं रिलेशनशिप में, उसके बाद जो आपको डैमेज होता है ना, उसके लिए फिर आपको खुद को डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है। क्योंकि आप देखें, इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक एब्यूज़, जो कि आपको जब आप नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो आपको स्लो पॉइजनिंग होती है, एब्यूज़ होता है, नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ हम कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो शख्स नार्सिस के साथ रिलेशनशिप में होता है उसमें एब्यूज़ के साइन आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम आपकी डैमेज हो जाएगी। आप अपने आप को एक वर्थलेस शख्स समझना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले आपका कॉन्फिडेंस और होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट और होगा, आप अपने आप को एक बेहतर इंसान समझते होंगे। लेकिन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद क्या होगा कि आप अपने आप को वर्थलेस पर्सन समझना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो नार्सिसिस्ट है, उसने आपको एक वर्थलेस पर्सन कंसीडर करा दिया। अच्छा, आपको गैस लाइटिंग का मसला शुरू हो जाएगा, यानी कि आप अपनी ही रियलिटी जो है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको डिनाई करना शुरू कर देंगे। आपको अपने ऊपर ही शक होना शुरू हो जाएगा नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में। उसके अलावा आपकी इमोशनल हेल्थ डैमेज हो जाएगी, आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आप बेजार हो जाएंगे, आप लोगों से बेजार हो जाएंगे, आप ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे कि दुनिया में कोई शख्स अच्छा है ही नहीं। अक्सर आपने ऐसा सुना होता है, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मर्द तो हैं ही ऐसे। अच्छा, कुछ बाय द वे मर्द भी कहते हैं कि औरतें तो होती ही ऐसी हैं। ऐसी बात नहीं होती, मर्द ऐसे नहीं होते सारे, औरतें भी ऐसी नहीं होती। अब वो क्यों ऐसे हुआ? आपको नार्सिसिस्ट ने इतनी इस तरह से डैमेज कर दिया कि आपने, अब आपका अच्छाई से भरोसा ही उठ गया। आपने कहा सारे ही लोग ऐसे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, आपको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जिसको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ होता है, जिस पार्टनर को नार्सिसिस्ट के साथ रहता है, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, आपके बाल गिरना स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आपके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह पड़ सकते हैं, अब जो झुर्रियाँ हैं, स्किन आपकी डैमेज हो सकती है, आप बीमार रहना शुरू कर सकते हैं, आपको नींद के मसले शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ सकता है। अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि मैं रात को उठ के चीखें मारती हूँ, पता नहीं क्या बात है, मेरी नींद भी डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा आपको ओवर थिंकिंग के मसले शुरू हो सकते हैं, आपका काम में फोकस ख़राब हो सकता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। जो आपके अंदर एक एनर्जी थी, एक लाइवलीनेस थी ज़िंदगी को जीने की, करियर में आगे बढ़ने की, वो सारी आपकी जो एनर्जी है वो डल हो सकती है। नार्सिसिस्टिक जो पर्सन होता है वो आपको स्पिरिचुअली भी हिट करता है, आपको इमोशनली डैमेज करता है, मेंटली डैमेज करता है, फिजिकली आपको नुकसान होता है, और उसके अलावा आपको स्पिरिचुअली जो है वो भी डैमेज करता है। अब आप देखें कि एक शख्स की ज़िंदगी में अगर एक नार्सिसिस्ट आ जाए ना, वो नार्सिसिस्ट के साथ
अगर वो उसका कुछ मामलात हो जाए, कोई रिलेशनशिप या इस तरह के, तो उसकी सारी ज़िंदगी डैमेज होती है। और फिर लेट्स से कि अगर आपका कुछ देर का रिलेशनशिप रहा, उस नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से निकलते निकलते आप कुछ सालों लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो आप खुद निकल नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मेरे अपने पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, उसके बाद इस तरह से डैमेज हुए कि अब वो बस फिर रहे हैं, वरना बिखरे हैं बाल, क्या बनाया तुमने अपना ये हाल, बस कुछ इस तरह से मामलात हैं उन लोगों के। तो अब ये देखें कि ये किस हद तक एक, मैं समझता हूँ कि एक मोहल्लिक और ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, फिर उसमें ये होता है, फिर ऐसे लोग ना, अब जिनको नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का सामना करना पड़ा होता है, अब वो क्या करते हैं, वो दूसरों के अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बड़े मामला चल रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मैंने लोगों के साथ भी ऐसा करना है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, हमारे सोसाइटी में एक ये भी अलमिया है, जो है जैसा है बस गुजारो। अब वो गुजारते गुजारते बेशक आप गुजर जाएं, बेशक आपकी हेल्थ डैमेज हो जाए, आप अंदर से बिल्कुल मर जाएं, लेकिन आपने रहना उसी के साथ है। क्योंकि आपके बच्चे हैं, नहीं भी हो बच्चे तब भी औरतों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि भाई शादी हो गई है तो बस अब मर के ही वापस आना, वैसे तुम वापस ना आना, अब वही तुम्हारा घर है। बेशक वो बंदा इस काबिल हो भी ना कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो औरतें अगर ख़ुद ही अच्छा फ़ील नहीं कर रही, वो खुद हेल्दी नहीं है, तो वो आने वाली नस्ल को क्या सिखाएंगी, वो बच्चों को कैसे ब्रॉटअप अच्छा देंगी। अगर एक हेल्दी माइंड नहीं है, एक हेल्दी बॉडी नहीं है, तो वो आप क्या समझते हैं कि क्या वो अपने बच्चों को एक हेल्दी माइंड दे सकती है? क्या वो उनकी परवरिश अच्छी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। देखें, अगर एक किसी घर में एक औरत ही खुश नहीं है, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो वो तो बिल्कुल अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है, ये आप नार्सिसिस्टिक के अलावा भी अगर हम बात कर लें, तो अगर बाहर से कोई स्ट्रेस होता है, वो आके अपनी बीवी पे निकालता है, बीवी को फ़र्ज़ करें डांटता है बाहर की, वो बीवी क्या करती है, बीवी का ज़ोर फिर बच्चों पे चलता है, वो चाहे या ना चाहे, वो बीवी क्या करती है, वो बच्चों को डांटती है, तो एक पूरे घर का माहौल ख़राब होता है। और अगर कहीं नार्सिसिस्टिक पर्सन हो, जैसे बिल्कुल आपने कहा कि हमारे माशरे में एक, मैं समझता हूँ एक फरसुदा किस्म की एक बात चल रही है कि जी अब आपका जी जीना मरना उधर ही है, अब आप नहीं इसमें कुछ कर सकते, कि उससे अलहदगी लोग नहीं ज़्यादातर सोचते। देखें, ये तो आप, मैं समझता हूँ कि फिर उसको इससे ऐसा ही है कि जैसे कुएं में आपने धक्का दे दिया, ये तो मैं, औरत के ऊपर जुल्म है। जुल्म सिर्फ माशरती हवाले से नहीं, उसकी सेहत के हवाले से भी एक जुर्म है। अब देखें कि जिस घर में औरत की इज्जत ही ना की जाती हो, आमतौर पे आप देखें कि, अच्छा बाय द वे, कुछ सासें भी खुद पसंद होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो ताने देती रहती हैं औरतों को कि जी ये क्या है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया नहीं है, ये। अच्छा, ये चीज़ें छोटी नहीं होती, ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी नहीं होती कि हर वक्त उसको ताने देना। ये आप समझ नहीं रहे लोग, जो सासें अपनी बहुओं को इस तरह से ताने देती हैं, वो अपनी नस्लों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही हैं। क्योंकि ये जो आप किसी बहू को ऐसा करते हैं, तो ये जो आपकी नस्ल जो चल रही है ना उनसे, ये आप बहू तो जैसे कैसे गुजारा कर लेगी, जो हमारे माशरे का मामला है, लेकिन ये आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी जो आप अपनी बहू के साथ कर रही हैं, उनको ताने दे के। ये एक खुद पसंदी की अलामत है। अच्छा बाय द वे, ये जो भी सैलाब आया ना, कुछ सासों का बस नहीं चलता, नहीं तो वो कहें कि ये सैलाब भी हमारी बहू की वजह से ही आया। वो कहें कि जी इन्होंने ना वो पानी खुला छोड़ दिया था बर्तन धोते धोते, तो ये सैलाब उस वजह से आया है। ये भी कुछ ऐसे मामला जो है चल रहे हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि आप देखें कि जब आप औरत किसी घर में इस तरह से उसको टॉर्चर, या फिर हस्बैंड भी कि जी वो मैं बहुत कुछ हूँ, चुप करो, तुम्हें नहीं पता, तो ये औरत की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, खुद बीमार हो रही है, उसके अलावा बच्चों पे बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। आजकल आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज पाए जा रहे हैं ना, वो बच्चों में पाए जा रहे हैं। पहले इतने नहीं थे। अब देखें, बच्चों में डिप्रेशन डायग्नोज हो रहा है, जो कि बड़ों में भी पहले कभी कभी होता था, आजकल बच्चों में भी हो रहा है। उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि औरत ही खुश नहीं है घर में, उसकी मेंटल हेल्थ का कोई आप ख्याल नहीं कर रहे। तो वो क्या हो रहा है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है, वो बच्चों पे चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि जो सासें या जो हस्बैंड घर में औरत की इज्जत नहीं करते, उनको तंग करते हैं, इमोशनली तौर पे उनको डिस्टर्ब करते हैं, वो उसका इतना नहीं बिगाड़े कुछ, वो अपनी नस्लों का नुकसान करें। इसलिए तो फिर बच्चों को आजकल डिप्रेशन हो रहे हैं, इतने मसले हैं, ADHD के मसले बच्चों में इतने ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो वो उसी के हवाले से पाए जा रहे हैं। अब इसमें
एक दूसरा एंगल भी है। देखें, बात यह है कि अगर कुछ इस तरह के मामलात पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको अलहदगी ही इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ज़्यादा, या तो हस्बैंड को डॉक्टर को चेक करवाएं ना, ट्रीटमेंट हो, अगर वो नार्सिसिस्टिक है तो फिर तो मामला आगे चलेंगे। लेकिन अगर ये मामलात ऐसे ही रहे तो जितनी देर आप उस घर में रहेंगी उतना अपना ज़्यादा नुकसान करेंगी, खुद भी डैमेज होंगी और बच्चों के लिए भी ये चीज़ डैमेजिंग होगी। लेकिन इसका ना दूसरा एक एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है, कुछ खुद पसंदी इस तरह से भी होती है कि हम ना छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये भी एक खुद पसंद होने की अलामत है कि छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। पहले हम शादियां कर लेते हैं, चाहे अपनी मर्ज़ी से की या पेरेंट्स की मर्ज़ी से की। उसके बाद क्या होता है, ख़ास तौर पे जब अपनी मर्ज़ी से शादियां होती हैं, थोड़ी देर बाद जी हमारा जी दिल भर जाता है या हम उकता जाते हैं, या हम छोटी छोटी बातों पर हम सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। आजकल आप देखें हमारे माशरे में क्या हो रहा है, तलाक और खुला रेवड़ियों की तरह बट रहा है। जैसे नहीं वो बच्चों को चीज़ें बांटी जाती थी, आजकल ऐसा हो रहा है और ज़्यादातर हो रहा है लव मैरिजेस में। अब बात यह है कि अगर आपने ये सेपरेट ही होना होता है, छोड़ना ही होता है, तो भी पहले आप शादियां करते क्यों हैं? ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है ना। अच्छा, ये मैं उसका दूसरा पहलू आपको बता रहा हूँ। तो छोटी छोटी बातों पे, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बड़ी बात है, नार्सिसिस्ट है, तो भी हमने डिस्कस किया कि आपको अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मसलों को इतना बड़ा बना लेना कि जी अब तो अलहदगी ही है, वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो भी खुद पसंदी की निशानी है कि जी वाइफ ने ये बात कही तो कही क्यों, ये तो जी बड़ी गलत बात हो गई, ये तो जी मेरी तौहीन होगी। अच्छा, वही बात आपकी अपनी बेटी कहे आपको तो फिर ठीक है, लेकिन आपकी बहू कह दे तो ये जी आपने फसाद पैदा कर लिया। आपकी जो बहू है वो अपने बेटे के साथ उसका अच्छा ताल्लुकात हों तो उसने जी तवीज़ किए हुए हैं, वो पीछे से तवीज़ करा के आई है। लेकिन वही चीज़ आपकी बेटी करे अपने शौहर के साथ, तो जी हस्बैंड वाइफ का प्यार है, होना चाहिए। तो देखें, ये जो छोटी छोटी बातें अगर हम बर्दाश्त नहीं करते, अगर लड़कियां या लड़के नहीं बर्दाश्त करते छोटी छोटी बातें, वो क्या करते हैं, वो डाइवोर्सेस पे बात आ जाती है। लेकिन देखिए, इससे भी तो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना। आजकल इस माशरे में सिंगल फादर और सिंगल मदर जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है, देखिए ना, कि रिलेशनशिप आपका रहा, उसके बाद आपने छोड़ दिया। अब जब छोड़ा, चाहे किसी भी वजह से छोड़ा, लेट्स से हस्बैंड नार्सिसिस्ट था या बीवी नार्सिसिस्ट थी या कोई बहुत बड़े मसले थे, आपने छोड़ दिया, या छोटे छोटे मसलों की वजह से छोड़ दिया। अब अगर कोई शख्स कहे कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा छोड़ने के बाद, तो ये बात गलत है। बहरहाल जब सेपरेशन होती है, किसी की भी गलती की वजह से हो या दोनों की गलती की वजह से हो या किसी की गलती ना हो, सेपरेशन जब भी होती है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे एक धचका तो लगता ही है। कहाँ आप जो हैं वो साथ रहते थे, अब कहाँ एक इमोशनल वॉइड, एक गैप तो आपका आता ही आता है। उसके बाद फिर उससे भी बड़ा जो डैमेज आप करते हैं सेपरेशन के बाद, वो करते हैं आप अपने बच्चों के लिए। देखिए ना, आजकल अगर सिंगल मदर है, वो अपने बच्चों को पाल रही है, तो जाहिर बात है वो इतनी ग्रूमिंग नहीं उनकी कर सकेगी ना, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों को बाप ने सिखानी होती हैं, बाप से सीखते हैं, कुछ चीज़ें बच्चे अच्छी माँ से सीखते हैं। अब अगर एक सिंगल पेरेंट है, बाप बच्चे पाल रहा है या सिर्फ माँ पाल रही है, तो ऑब्वियसली बच्चे किसी ना किसी चीज़ में वीक ज़रूर रह जाएंगे। ऐसा नहीं हम कह सकते जी मैं सिंगल मदर हूँ, मैं जी कोई सुपर वुमैन हूँ, या मैं सिंगल फादर हूँ, मैं जी सुपरमैन हूँ, मैं जी कर लूँगा देख लूँगा। ये सिर्फ बातें ही होती हैं, ऐसा नहीं होता। और फिर उसमें दूसरा इकरा एक और बात यह है कि मैं अक्सर सोच रहा होता हूँ, ये मैं सबके लिए, ऑडियंस के लिए भी कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं सोचता हूँ, और बहुत सारे लोग इस मामले में गौर करते हैं कि अब ये जो आज छोटे हमारे बच्चे हैं, जो अभी 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के हैं, जब ये बड़े होंगे तो हम कैसी जनरेशन पैदा करेंगे, हम कैसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस माशरे में पैदा करेंगे जो कि सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं। यानी कि आज 2-4 साल का बच्चा जिसको उसकी सिर्फ मदर ही पाल रही है, काम भी कर रही है वो, उसके अलावा जो भी मामलात है वो देख रही है, उसके बच्चे भी पाल रही है। इसी तरह से फादर की भी आप बातें कर लें कि जो फादर है वो भी अगर सिंगल फादर है, बच्चे पाल रहा है और काम भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे इमोशनली तौर पे थोड़े वीक रह जाएंगे। अब ये नस्ल जब बड़ी होगी, जो इतने ज़्यादा सिंगल फादर और मदर के बच्चे हैं, ये आप देखें ये माशरा हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। इन बच्चों की ज़हनी सेहत जो है वो किस तरह की होगी, क्या इस माशरे में आगे थोड़े कुछ मैं समझता हूँ बिगाड़ और मेंटल हेल्थ के मसले हैं, आने वाले दौर में ये मसले ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इसमें यही इसका हल है कि आप जब भी कोई रिलेशनशिप में जाएं,
शादी के रिलेशनशिप में हो या आप कुछ किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप ज़रा अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, देख लिया करें। ये जो अक्सर कहते हैं ना जी, वो जी जोड़े तो जी आसमानों पे बनते हैं, तो फिर टूटते भी आसमानों पे ही होंगे। आजकल इतनी जो डिवोर्स खुला हो रही है, ये भी फिर आसमानों पे ही होती होगी। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है, अकल दी है। जब हम कोई शर्ट खरीदने जाते हैं, टाई या कोई शूज़, तो कितना देखते हैं। तो ये जब ये भी चीज़ें आप जब भी रिश्ता तय करें, तो ये चीज़ें देखा करें कि लड़के लड़की में कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, ये कोई अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं समझता या समझती। जो शख्स अपने आप को तोप समझे, छोड़ दें उसको। उस जगह पे ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को ना ब्याएं, क्योंकि उसमें सूनर और लेटर मसला होगा। आपकी बेटी को या तो वो ज़हनी अज़ियत दे के बीमार कर देगा, या फिर ऑब्वियसली जो सेपरेशन वगैरह के, तलाक खुला के मामलात होंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा अज़ियत होगी। तो पहले देख लिया करें, मेंटल हेल्थ देख लिया करें। बड़ी आसान सी चीज़ है, आप जाएं किसी से मिलें, आपको 2 मिनट में अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि हम वो चीज़ें देखते ही नहीं है जो हमें शादी के दौरान या शादी करने से पहले देखनी चाहिए। वो यही है कि खुद पसंद तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है ज़हनी तौर पे। और ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को इतना काबिल ज़रूर बनाएं कि उनको किसी ज़हनी मरीज़ के साथ सिर्फ इस वजह से ना रहना पड़े कि अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो मैं क्या करूंगी। इतना काबिल ज़रूर बनाएं अपनी बच्चियों को। अगर आप उसकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहती हैं, उसकी ज़िंदगी को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी बच्चियों को इतना काबिल ज़रूर बनाएं। और ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इनको सर पे ना चढ़ाएं। ये मेरा चांद सा बेटा, मेरा लाडला बेटा, मेरा ये बेटा, इनको ना ऐसा करें। प्यार आपको करना चाहिए, लेकिन देखें, जब आप अपने बच्चों को गलत चीज़ पे नहीं डांटेंगे, उनको तनकीद और तंबीह नहीं करेंगे, तो वो ना सिर्फ कि किसी के बच्चे के लिए नुकसानदा होगा, बल्कि अपने लिए भी नुकसानदा होगा। आमतौर पे क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, अपने बच्चों की जो गलतियां हैं उन पे पर्दे डालते हैं, जैसे करते हैं ना अक्सर ऐसा। उसमें क्या होता है, अपनी वो मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, किसी की जाके मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, रिलेशनशिप आपस में खराब करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे मसला क्या होता है, आमतौर पे फिर वही मसले सेपरेशन की और ये वो खराब हो रहे हैं मामलात। अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली अजमल, बहुत अच्छा सेशन था। और मेरा ख्याल है कि इस सेशन के बाद बहुत सारी ऑडियंस ने ये सीखा होगा कि आपके साथ जुड़ने वाला शख्स, आपके साथ जुड़ने वाला पार्टनर सिर्फ एक शादी का टैग लेने के लिए नहीं, हमें किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ टोटली तबाह हो गई है। और अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो गई है, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे, बस अपनी सांस से पूरी कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ के बगैर हेल्थ का कोई तसव्वुर नहीं होता। हेल्थ की अगर हम डिफ़ाइन करें कि हेल्दी हम कहते किसको हैं, हेल्थ होती क्या है, तो हेल्थ 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हेल्थ होती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ, और तीसरा आपकी सोशल हेल्थ। ये भी हेल्थ है, जो अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हेल्दी हम किस शख्स को कहेंगे जिसमें ये 3 हेल्थ जिसकी हो, फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल हेल्थ तो आमतौर पे सबको पता है कि जी बीमारियां, जिस्म की बीमारियां, जहन की बीमारियां, मेंटल हेल्थ की भी हमने बात कर ली। अब ये जो तीसरा सोशल हेल्थ होती है ना, ये यही होती है, आप रिश्ते कितने अच्छे निभा सकते हैं, आप रिश्ते कितने अच्छे बना सकते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह से चल सकते हैं। देखिए ना, एक शख्स है, उसको जिस्मानी तौर पे कोई बीमारी नहीं है, उसको लेट सपोज ज़हनी तौर पे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल है, वो क्राइम करता है, वो माशरे के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्राइम करके जेल में बैठा होगा। अपने लिए भी वो वबाले जान, जिसके अगेंस्ट क्राइम किया उसके लिए भी, और अपने घर वालों के लिए भी। इसीलिए जब हम हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं तो हम तीनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। अब अगर आप देखें कि किसी की सोशल हेल्थ भी अच्छी है, फिजिकली भी उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका जहन ही ठीक नहीं है, उसको जहनी तौर पे वो कोई शख्स अगर बीमार है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखें, आजकल हमने सारा काम करना अपने जहन से होता है। अगर किसी का जहन ही ठीक नहीं है, आप देखें ना, एक शख्स है,
वो जी उसको कोई जिस्मानी तौर पे बीमारी नहीं है, लेकिन उसको ओवर थिंकिंग का फ़र्ज़ कर ले मसला है, या वो उसको कोई डिप्रेशन का मसला है, या कोई छोटा-मोटा और कोई ज़हनी मसला है। अब आप मुझे बताएँ उस शख्स की फ़िज़िकल हेल्थ किस काम की? अगर वो सारा टाइम ओवर थिंकिंग करता रहता है, या उसको कोई किसी किस्म का डिप्रेशन है, तो जब तक आपका ज़हन ठीक नहीं होगा ना, आपकी हेल्थ का, जिस्मानी हेल्थ का, फ़िज़िकल हेल्थ का किसी किस्म का कोई मामला नहीं रह जाता। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आजकल इतने मसले रिलेशनशिप में हो रहे हैं ना, ये इस चीज़ को समझें, ये समाजी मसला तो है ही है, ये एक ज़हनी और हेल्थ का मसला है। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप है ना, आप फ्रस्ट्रेशन है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एक दूसरे की बात, गुस्सा कर रहे हैं, ये आपकी हेल्थ का मसला है। आमतौर पे जब फिजिकल हेल्थ हमारी खराब होती है तो उसमें फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, कहीं दर्द होगी या इस तरह के कुछ और मामलात होंगे। जो ज़हनी सेहत मामला होता है ना, वो आपका, उसके जो अलामात हैं वो होते हैं आपका बिहेवियर, आपकी सोच। तो ये जो इतने ज़्यादा इस माशरे में मसले हो रहे हैं, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, रिलेशनशिप वगैरह के भी मामलात हो रहे हैं, ये है आपके बिहेवियर का, आपके करैक्टर का, आपकी पर्सनैलिटी का और आपकी सोच का मामला। तो ये इस चीज़ को हमने समझना है कि ज़्यादातर मसले मेंटल हेल्थ की वजह से ख़राब हो रहे हैं। और एक मैं और आपको बात बताता चलूँ कि ये एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा, आज से 20-25 साल बाद जो सबसे ज़्यादा लोग बीमार होंगे, वो ज़हनी तौर पे बीमार होंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मसले बढ़ रहे हैं, वो ज़हनी सेहत के मसले हैं। आजकल हर एक दूसरे शख्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरह के मसले हैं। गुस्सा करता है, काम में दिल नहीं लगता, फोकस नहीं है, ओवर थिंकिंग के मसले हैं। तो ये आप बात समझें कि जितने भी इस माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, ख़ास तौर पे ये रिलेशनशिप के मामला, ये ज़हनी सेहत की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो ज़हनी सेहत की सेहतमंद लोग होते हैं, वो तो छोटी-छोटी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं ना। देखिए रिलेशनशिप में अगर एक शख्स का कोई मसला है, यानी कि वो गुस्से का तेज़ है या उसमें कोई मसला है, अब दूसरे शख्स की अगर ज़हनी सेहत ठीक है, तो वो तो आसानी से उस चीज़ को मैनेज कर जाता है। लेकिन जहाँ पे दोनों की ज़हनी सेहत ख़राब होगी, तब मसले ख़राब होंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो मसला है, ये सेहत का मसला है। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा। अगर आपका भी इसी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।